उच्च वक्ष भू आकृति मृदा के प्रकार एवं वितरण। भारत के उच्चावच भूमि आकृति भू आकृति जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर इनका वर्णन क्रमशः किया जा सकता है। जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ के निक्षेप से बना है। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक संकीर्णी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्वी तट मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिलेट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े हो जाते हैं। ऐसी मृदा पर्वतीय, पठारीय, पद्य क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चोर एवं दराई में आमतौर पर मिलते हैं। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, पुराना एवं नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरे की मात्रा अधिक होती है, इसे भांगर कहते हैं। भांगर की तुलना नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहलाते हैं। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है, यह काफ़ी उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मृदा पर गहन कृषि की जाती है। परिणामतः यह जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है। क्या आप जानते हैं, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काली मृदा। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमीनियम एवं लोहे यौगिक के कारण होते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है, जो खास तौर पर दक्कन के अलावा लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसॉल्ट लावा के विखंडन से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगूर भी है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, किंतु गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे जोतना संभव नहीं हो पाता है। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। लाल एवं पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में
रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस, ध्यान से समझो, है ना, क्या क्या बोल रहा है। ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विखंडन विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। जब पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का उपयोग करके इसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के लेटर LATER शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस प्रकार की मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर हुआ है। ऋतुवद भारी वर्षा से ऊंचा सपाट अपहारित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निस्सालन का परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाली बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्यूमीनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा आसाम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती को उपयुक्त मानी जाती है। ब्यूटीफुल गर्ल, उल्टा क्यों लिख रही हो? ये लड़कियां मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मृदा लंबी शुष्क ऋतु अल्प वर्षा ह्यूमस रहित बलुआई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में सनस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पूर्व पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं उच्च भागों में मोटे कणों वाले अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतियों, वनस्पतिक एवं जल व्यावहारिक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का आपर्दन हो जाता है और यह
अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ में यह मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपयुक्त सभी मृदा के वितरण को मानचित्र 1 में दिखाया जा सकता है। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों का ध्यान में रखकर भूमि का उपयोग करता है। यह उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं: वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रति भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती ना की गई हो, शुद्ध बोई गई भूमि। भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं: भौतिक कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत के भूमि उपयोग को चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। इस चित्र में वर्ष 1916 से 1961 एवं 2002 से 2003 का भू उपयोग दिखाया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जहाँ पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में अतिरिक्त अन्य भूमि अनुपजाऊ है। ऐसे भूमि में 2-3 वर्षों तक अधिक से अधिक बोया नहीं जा सकता है। अगर ऐसे भूमि को भी शुद्ध बोया गया तो क्षेत्र में शामिल कर दिया जाएगा, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का मात्र 54% भूमि कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग में खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रों में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन निधि 1952 भी बनाया गया है, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों का आजीविका के स्रोत भी हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्याएं को बढ़ाते जा रहा है। पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास, भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचारण का विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन,
भू संसाधनों के निर्माण निम्नीकरण में अप्रत्यक्ष सहयोग करता है और एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा के काली छाया पड़ने लगती है। भूक्षरण एवं भू संरक्षण मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाकलापों द्वारा स्थानांतरित होता है भूक्षरण कहलाता है। यदि यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्री लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी बाहरी ढलानों में मृदा निचली की ओर भूसंकलित हो जाती है। पर्वतीय समस्याओं से जल परिवर्तन और भूतापन जैसे भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। इसके वजह से अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांसारिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर दिया जाता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवानालिकी के माध्यम से किसी गड्ढे एवं खाड़ी में जमा हो जाता है। भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हो गया है और यह निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि का क्षेत्र का भाग निम्न एवं 26% क्षेत्र जल अंतर्गत है। मुंह कैसे बन गया तुम्हारा? शेष क्षेत्र या लवणीय और क्षारीय स्थिति में मानव कार्यकलाप से निम्नीकृत हो गया है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रियाओं भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भी भूमि के स्तर को प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन में जलाकर्षणता वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों सीमेंट, मृदा बर्तन, मृदा निर्माण में चूना पत्थर, खारियों या सेल खरीदने से वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाता है, जो धीरे धीरे भूमि और परत के रूप में जमा हो जाता है। मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करता है। उद्योगों से निकलने वाली अवशिष्ट पदार्थों भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करता है। यह अवघटनीय सत्य है कि मानव की 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति भी भूमि के द्वारा होती है। जीवन की उत्पत्ति विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा से सुलभ होती है। यही हमारे पूर्वजों ने भी इसी भूमि का उपयोग इसी संदर्भ में किया है और उनकी सदति के रूप में हमारी वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए आधार स्तंभ बने कि भोजन, वस्त्र, आवास जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति अतिरिक्त मानव ने जो भी लिप्सा बढ़ाई है उसमें भूमि का निम्नीकरण होता है। साथ ही साथ इससे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारी चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीकों हो सकते हैं जो मानवीय कार्यकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं।
फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में हास्य उत्पादन होता है। इससे तिलहन तथा दलहन पौधे की खेती के लिए पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। अनु कहाँ लिखा हुआ है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वही मतलब हुआ। पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई, कंटूर प्लाइंग द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कंटूर प्लाइंग द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल के पूर्ण पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियों को विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग में मृदा के पोषक तत्वों में कमी आने लगती है। यह पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एडिन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों में प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपयुक्त पराक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है।